जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कहते हैं मरता क्या ना करता, यही हाल उद्धव ठाकरे का हो रहा है, जिन्होंने अघाड़ी के साथ जाकर अपनी तो लुटिया डुबो ली, लेकिन अब अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य सेट करने में लगे हैं। अपने बेटे को सत्ता में तो नहीं बैठा पाए तो विपक्ष में ही उनके लिए जगह बनाने में लगे हुए हैं और इसके लिए वो देवेंद्र फडणवीस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उनसे अपने बेटे के लिए समर्थन मांग रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो चुनाव के बाद अचानक मीडिया में पटल पर नजर आने लगे, जो मातोश्री से निकलकर, जिन्होंने सरकार तक मातोश्री से चला ली तब भी नहीं निकले, लाइव कर करके सरकार चला ली, लेकिन जो मातोश्री से निकलकर नागपुर पहुंचे हैं शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए, लेकिन ये सत्र तो एक बहाना है, जबकि उद्धव ठाकरे इस बहाने वहां अलग अलग बैठकें कर रहे हैं और अपने बेटे के लिए जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। और इन्हीं बैठकों में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात की, जिन उद्धव ठाकरे ने शपथ ग्रहण में शामिल होने की जहमत नहीं उठाई, अपने बेटे को वहां नहीं भेजा, जो जनमत को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए, उनके लिए गुलदस्ता लेकर गए। इतने सालों में अभी तक एक बार भी उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात नहीं की होगी, जो कि लिफ्ट के बाहर मिले, वो एक अनौपचारिक मुलाकात थी, लेकिन यहाँ गुलदस्ता लेकर गए। उनके साथ आदित्य ठाकरे थे, अंबादास दानवे थे, अनिल परब थे, भास्कर जाधव थे और एक दो और नेता थे। और उन्होंने विधान भवन में देवेंद्र फडणवीस के चैम्बर में उनके साथ मुलाकात की, बैठक की, 15 मिनट की चर्चा भी हुई। जो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, उनके साथ देवेंद्र फडणवीस के साथ 15 मिनट की चर्चा की। और इस चर्चा में उद्धव ठाकरे पूरे समय जो है अनुरोध की अवस्था में रहे, पूरे रिक्वेस्टिंग मोड में रहे कि आप जो है अब हमारी गुहार सुन लो, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को उद्धव ठाकरे से कोई काम नहीं है, वो तो अब चुनाव जीत गए, उनका मतलब अब अपनी पार्टी से है। लेकिन उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस से जरूर काम है, क्योंकि वो अपने बेटे को अब विपक्ष का नेता बनाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य उनका इस वक्त यही है कि अपने बेटे को स्थापित करें। उनका बेटा जो अभी वर्ली में हारते हारते बचा है, मात्र 6000 सीटों से जीता है, ठाकरे परिवार का लड़का, वो मात्र 6000 से जीता है, उसका वो राजनीतिक भविष्य तय करने में लगे हैं, जो कि बिना देवेंद्र फडणवीस की मदद के, बिना महायुति सरकार की मदद से नहीं हो सकता। और इसीलिए वो पहुंचे देवेंद्र फडणवीस के साथ और इन 15 मिनट में हालचाल के अलावा जो चर्चाएं हुई वो यही थी। डिप्टी स्पीकर, विपक्ष का नेता, जो कि विपक्ष की मांग है, क्योंकि इन चर्चाओं का मकसद सिर्फ बधाई नहीं थी, बधाई तो उन्होंने फोन पर भी दे दी थी, जैसा कि सामने आया कि फोन भी किया था उद्धव ठाकरे ने, लेकिन यहाँ बधाई दी, गुलदस्ता दिया, हालचाल पूछा, उसके बाद चर्चा हुई विपक्ष की मांगों पर कि विपक्ष सदन में क्या चाहता है। और उन्होंने जो सामने रखा उसमें विपक्ष के नेता का पद चाहता है और डिप्टी स्पीकर का पद चाहता है। अब उद्धव ठाकरे क्यों अकेले ये मांग लेकर गए हैं? वो चाहते तो अघाड़ी के दूसरे नेताओं को भी ले जाते, अभी तक तो गठबंधन में ही बैठे हुए हैं, संजय राउत तो उनको इंडी गठबंधन का नेता बनाने पर तुले हुए हैं, लेकिन वो लेकर गए और वो अकेले उस मीटिंग में गए, क्योंकि वो विपक्ष के नेता की मांग कर रहे हैं, खुद को आगे रखकर, अपने बेटे को आगे रखकर, कि विपक्ष का नेता बनाया जाए और मेरे बेटे को ही बनाया जाए, क्योंकि ये सरकार इसके लिए फैसला करेगी। इनमें से किसी के पास भी अघाड़ी में संख्या नहीं है कि विपक्ष का नेता बनाया जा सके, क्योंकि 288 में से 10% यानी 28-29 सीटें इनके पास होनी चाहिए, लेकिन किसी भी पार्टी के पास नहीं है। पर फिर भी विपक्ष के नेता का पद बन सकता है अगर इसमें सरकार फैसला लेती है, मुख्यमंत्री लेते हैं, स्पीकर फैसला लेते हैं। इसलिए वो राहुल नार्वेकर से भी मिले हैं। स्पीकर को भी फैसला लेना होता है कि विपक्ष का नेता बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। और क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त उद्धव ठाकरे की है, अघाड़ी में 20 सीटों के साथ अंधों में काना राजा तो उनकी ही है, तो जब विपक्ष के नेता का पद मिलेगा तो आदित्य ठाकरे के पास जाएगा, विधायक दल के नेता भी हैं। और जैसे ही वो बनेंगे यहाँ के विपक्ष के नेता, तो वो राहुल गांधी की तरह एलओपी बन कर जो है घूमेंगे। जैसे कि राहुल गांधी खुद को इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा नेता दिखाते हैं, बार बार कहते हैं मैं एलओपी हूँ, इसलिए मैं यहाँ के दौरे वहां के दौरे कर रहा हूँ, यानी पूरे इंडी गठबंधन की तरफ से दौरे कर रहा हूँ। तो यही बात अब आदित्य ठाकरे अगर विपक्ष के नेता बनेंगे तो वो पूरी तरह यही बात कहते फिरेंगे कि पूरे विपक्ष का सर्वे सर्वा मैं हूँ, यानी कि शरद पवार और कांग्रेस ही मेरे नेतृत्व में चल रहे हैं।
जबकि कांग्रेस और शरद पवार साथ रहते थे तो विपक्ष का नेता कांग्रेस की तरफ से होता था। मुख्यमंत्री अगर कभी सत्ता में भी आए हैं तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ है, कांग्रेस ने वहां पर विपक्ष का नेतृत्व किया है। लेकिन अब आप उद्धव ठाकरे के उनके इस प्लान को समझिए। वो पहले तो सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन सत्ता में तो आ नहीं पाए, तो महाराष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर पाए। तब भी वो चाहते थे मैं अघाड़ी का नेतृत्व करूं, लेकिन अब जो विपक्ष में बैठे हैं तब वो चाहते हैं कि मैं विपक्ष का कुछ नहीं से कुछ तो सही, कि मैं विपक्ष का ही नेतृत्व करूं। हालांकि बीजेपी के सामने एक विकल्प तो दिखूं, पूरी तरह से एक विकल्प के तौर पर तो सामने आए, ताकि लोग जो बीजेपी को वोट न देना चाहे वो उद्धव ठाकरे को वोट दें। तो लोगों के सामने एक बड़ा विकल्प बनकर वो उभरना चाहते हैं। इसी वजह से पहले भी इनके नेता जो पहले भी जब विधानसभा सत्र हुआ था उसमें ये मांगे लेकर गए थे देवेंद्र फडणवीस के सामने कि हमें विपक्ष का नेता चाहिए, हमें डिप्टी स्पीकर चाहिए। तब देवेंद्र फडणवीस ने उनकी नहीं सुनी थी, मांगों सहित वापस कर दिया था, क्योंकि इनका व्यवहार जो है बहुत ही खराब रहा था। अब एक तरफ आप देखिए, ये लोग पहले दिन बिल्कुल सपोर्ट करने को तैयार नहीं हुए। पहले तो आप शपथ ग्रहण में नहीं आए, दूसरी बार जब सत्र का पहला दिन था तो आदित्य ठाकरे को हीरो बनना था, उन्हें दिखाना था कि मैं सबसे बड़ा विरोधी हूं, तो उन्होंने शपथ ग्रहण का ही विरोध किया और शपथ ही नहीं ली उनके विधायकों ने। लेकिन जब उनके विधायकों की तरफ से इस बात का विरोध हुआ कि शपथ तो लेनी ही है, आप ड्रामा क्यों कर रहे हैं, तो फिर अगले दिन दौड़े दौड़े गए, शपथ ले ली। पर आप जो इतना विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने कहा हम ईवीएम में गलत फैसला आया, गलत नतीजे आए, सरकार ये तो ईवीएम की सरकार है, ये तो सरकार का मत है, जनमत नहीं है, इसलिए हम शपथ नहीं लेंगे, बॉयकॉट करेंगे। आपने इतने लांछन लगाए, आपने पहले दिन विरोध किया, लेकिन आज आपको उसी ईवीएम से जो मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस, वो आपको पसंद आ रहे हैं। आज आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं। फडणवीस भी तो उसी ईवीएम से चुने गए हैं जिस ईवीएम का आप विरोध कर रहे हो। क्या फिर आप ये मानेंगे कि सिर्फ फडणवीस की सीट पर जो है सही मतदान पड़ा, बाकी किसी जगह नहीं पड़ा? आखिर आप कोई एक स्टैंड तो ले, या आपको अगर जैसे कि आदित्य ठाकरे ने बाहर आकर कहा कि हमें राजनीतिक परिपक्वता दिखानी है, हमें महाराष्ट्र के लिए काम करना है, हम वो सत्ता पक्ष में, हम विपक्ष में हैं, लेकिन मिलजुल कर काम करना है, ये बात आपने पिछले सत्र में तो नहीं बोली थी। तब तो आप जो है आस्तीन चढ़ाकर वहां पर दो दो हाथ करने के मूड में थे, लेकिन आपकी इतने ही दिनों में हेकड़ी निकल गई, आपका घमंड टूट गया और आप देवेंद्र फडणवीस के चरणों में जाकर गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि उद्धव ठाकरे को पहले की तरह ही अघाड़ी में कांग्रेस से लात पड़ी। जैसे कि चुनाव से पहले ये चाहते थे मैं मुख्यमंत्री का चेहरा बनूं, मुझे ही सबसे ज्यादा सीटें मिले, कांग्रेस ने आंखें दिखाई तो उद्धव ठाकरे चुप बैठ गए और फिर उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे बनने की बात नहीं की। कांग्रेस से ज्यादा सीटें मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अपने पास ही सबसे ज्यादा सीटें रखी, उद्धव ठाकरे को 100 से कम सीटें दी, तो वहां इनकी हालत खराब थी। कांग्रेस ने जो है इनको आईना दिखाया और अब भी कांग्रेस ने इस बार चुनाव के बाद भी इनको आईना दिखाया और इनको दिखाया कि ये हम राष्ट्रीय पार्टी है, तुम नहीं हो, विपक्ष के नेता का पद तुम्हारे पास नहीं जाएगा। इसीलिए नाना पटोले ने दावा ठोक दिया, उन्होंने कह दिया कि अगर विपक्ष का नेता बनता है तो कांग्रेस विपक्ष का नेता के तौर के लिए सबसे सही है। और कांग्रेस भी जब उसकी 220 सीटें हुआ करती थी वो भी विपक्ष का नेता बनाती थी, जब विपक्ष के पास पर्याप्त सीटें नहीं होती थी तो उद्धव ठाकरे को इसीलिए खुद ही कमान संभालनी पड़ी और अपने बेटे के लिए, बेटे की जगह बनाए रखने के लिए। देखिए इस वक्त तो सेटल होना तो अलग बात है, अभी तो अस्तित्व बनाए रखने की बात है कि आदित्य ठाकरे का राजनीति में अस्तित्व बना रहे, क्योंकि जो हाल इस वक्त शिवसेना का है उसके बाद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे साफ होने वाले हैं। एक बीएमसी चुनाव में अगर ये हार गए तो इसके बाद तो इनके लिए कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। इसीलिए तो ये बहुत उछल कूद कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे जो है कूद कूद कर बयान दे रहे हैं, चुनाव से पहले तक इतने बयान उन्होंने नहीं दिए। यहाँ पर वीर सावरकर पर भी बोले, बचा कर बोले, लेकिन उन्हें बोलना पड़ा, बांग्लादेश पर भी बोलना पड़ा और अब जाके यहाँ देवेंद्र फडणवीस के पास भी पहुंचे और उनसे 15 मिनट में बंद कमरे के अंदर वो बार बार यही बात उनके बीच में हुई है। ये मुख्य मुद्दा रहा है उनकी बातचीत का कि विपक्ष के नेता का पद, क्योंकि उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है तो उन्हें ही मिलना चाहिए और आदित्य ठाकरे को विपक्ष के नेता बनाया जाना चाहिए। पुराने दिनों का हवाला, आगे के कुछ समझौते, बहुत सारे उनकी तरफ से जो है चीजें इसको लेकर कही गई कि उनका फैसला, उनकी मांग जो है वो क्यों मानी जानी चाहिए, इसके संबंध में तर्क रखे, उनके सामने रिक्वेस्ट की, अपने बेटे के जो बिगड़े हुए हालात हैं, पार्टी के जो बिगड़े हुए हालात हैं वो सब बताया और देवेंद्र फडणवीस से उन्हें विपक्ष के नेता का पद देने की मांग की। हालांकि देवेंद्र फडणवीस बहुत इच्छुक नहीं है इसके, क्योंकि वो पहले भी मना कर चुके हैं। तो देवेंद्र फडणवीस
उद्धव ठाकरे की स्थितियां जानते हैं कि वो इस वक्त कितनी कमजोर स्थिति में है और फिर भी वो अकड़ दिखाने में लगे हुए हैं। उनका बेटा लड़ाई झगड़ा करने में लगा हुआ है, वो सदन में सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को इतनी आसानी से एक मुलाकात से तो ये पद नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप इससे उद्धव ठाकरे की स्थिति समझिए कि क्या हाल हो गया है इस पार्टी का, जो अब दौड़े दौड़े मिलने जा रहे हैं बाला साहेब ठाकरे, जो मातोश्री के अंदर ही बुलाया करते थे। मातोश्री में वो भी रहते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन मातोश्री में वो उस वक्त सत्ता का, शक्ति का केंद्र था। वहां पर लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एक्ट्रेस, सेलिब्रिटी वहां अंदर आकर मिला करते थे। बाला साहेब ठाकरे किसी से मिलने नहीं जाते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे अब मातोश्री में वो घुसे तो रहते हैं, लेकिन डर के मारे उनसे कोई मिलने नहीं जाता है। उनके पार्टी वर्कर्स के अलावा किसी से मिलना हो तो यहाँ दिल्ली में राहुल गांधी से मिलने दौड़े आते हैं, फडणवीस से, देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए वो नागपुर पहुंचते हैं। तो उद्धव ठाकरे को अब उनकी स्थिति ये है कि वो तो किसी के सामने भी नाक रगड़ लेंगे, क्योंकि पार्टी इस वक्त बुरी स्थिति में चल रही है। और देखिए, नागपुर में सिर्फ यहाँ विधान भवन नहीं है, वहां आरएसएस का मुख्यालय भी है। और उद्धव ठाकरे जो है पहले भी आरएसएस से गिड़गिड़ा चुके हैं, पीएम मोदी की शिकायत कर चुके हैं और अमित शाह की शिकायत कर चुके हैं, उनके बयानों को लेकर कह चुके हैं, मदद मांग चुके हैं आरएसएस की। ये भी संभव है कि वहां वो मुख्यालय पहुंचे और वहां कोई गुपचुप मुलाकात करे उद्धव ठाकरे, या फिर सार्वजनिक मुलाकात भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आजकल वो खुद को हिंदुत्व, थोड़ा बहुत हिंदुत्व अपना दिखाना चाहते हैं ताकि हिंदुओं को भ्रमित कर सके, क्योंकि वो अघाड़ी का साथ तो नहीं छोड़ रहे हैं। यही बात उद्धव ठाकरे के लिए है। देखिए, बीजेपी भी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की जिंदगी भर की दुश्मनी हो गई। तो ये देवेंद्र फडणवीस तो ये बात कह ही चुके हैं कि राजनीति में कुछ भी चीज ऐसे परमानेंट नहीं होती है। लेकिन यहाँ बात है कि आप अगर अघाड़ी के साथ बने रहोगे तो फिर हिंदुत्ववादी पार्टियां आपका साथ नहीं दे सकती। आप बीजेपी के साथ आना, महायुति में आना, वो तो अभी बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आप एक अलग होकर अपनी एक स्वतंत्र पार्टी बना सकते हो, आप हिंदुओं के लिए आवाज उठा सकते हो, फिर से बाला साहेब ठाकरे की तरह आप जो है हिंदूवादी नेता बन सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको अघाड़ी से अलग होना पड़ेगा। अब ये दोनों हाथों में लड्डू नहीं चलेंगे जो उद्धव ठाकरे सोच रहे हैं। ज्यादा चालाकी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि उनके नेता भी इस बात से परेशान है कि उद्धव ठाकरे कोई फैसला नहीं ले रहे। वो छुटपुट हिंदुत्व दिखाते हैं, लेकिन वीर सावरकर पर बयान देते हैं तो नेहरू का नाम भी जोड़ देते हैं कि नेहरू पर भी बयान नहीं देना चाहिए। तो आप बाला साहेब ठाकरे ने क्या कभी नेहरू पर ये बयान दिया? वो तो नेहरू की आलोचना ही करते थे, वो वीर सावरकर की तारीफ करते थे, और इनके बेटे नेहरू का नाम ले लेते हैं। तो आप ये जो बांग्लादेश की बात करते हैं, तो उसमें अपनी तरफ से एक प्रोटेस्ट नहीं किया और पूछ रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, आपने क्या किया? तो ये जो है बीच वाला जिन्होंने रवैया अपना रखा है संतुलन की राजनीति का, उनकी पार्टी के नेता से परेशान है और बार बार उनको सलाह मिल रही है कि फैसला ले लो और किसी एक तरफ आ जाओ, वरना दोनों तरफ से लात खाओगे। क्योंकि उलेमा बोर्ड वालों ने भी चेतावनी दे दी है कि उद्धव को वोट नहीं मिलने वाला, क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर उनकी पार्टी ने जो है एक पोस्टर छापा था, एक एडवर्टीजमेंट निकाला था। तो यहाँ जब हर तरफ से लात पड़ने की स्थिति उद्धव ठाकरे की हो रही है और ऐसे में उनमें हिम्मत नहीं है कि वो कोई एक फैसला कर सके, तो वो ऐसे में कटोरा ले लेकर अब मैं बैठकों में जा रहे हैं और अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के भविष्य के लिए भीख मांग रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।